नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार वरुण आज के इस साहित्यिकी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज साहित्यिकी कार्यक्रम का विषय है आदिवासी साहित्य एवं संस्कृति। जब भी हम आदिवासी साहित्य एवं संस्कृति पर बातचीत करते हैं तो अन्यथा एक विमर्शमूलक अस्मिता विमर्शमूलक नई तरह की वैचारिकी के साथ हम जुड़ जाते हैं। आदिवासी साहित्य को लेकर गंभीर अध्ययन हम समकालीन वर्षों में हो रहे हैं और उसको लेकर कई तरह की जो मान्यताएं थी, बनी बनाई परिपाटी थी साहित्य विषयक, वह परिपाटी टूट रहे हैं क्योंकि आदिवासी साहित्य को आदिवासियों के द्वारा लिखा जाने लगा है। इसीलिए क्योंकि जब तक कोई भी साहित्य उसके संदर्भ के साथ जुड़ा होगा वह साहित्य प्रासंगिक होगा, उसका हम लोग ज़्यादा आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन वह साहित्य विमर्श के साथ जब जुड़ जाता है तो उसके कई आयाम देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। आज इस विमर्श में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रोफेसर चंद्रकला पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रही हैं, राज्यसभा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। इसके साथ साथ आदिवासी साहित्य की गंभीर अध्येता भी रही हैं और आदिवासी साहित्य को लेकर कई तरह की पुस्तकें उन्होंने लिखी है, अनुवाद भी इन्होंने किया है। उसके साथ साथ आदिवासी साहित्य की गंभीर अध्येता डॉक्टर मेरी हंसदा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और यह शांति निकेतन में एसोसिएट प्रोफेसर है, आदिवासियों के लिए लिखती हैं, आदिवासियों के मुद्दों को लेकर बहुत ही संवेदनशील रहती है। सबसे प्रश्न की शुरुआत हम आदिवासी साहित्य को लेकर हम सबसे पहले प्रोफेसर चंद्रकला पांडे से करना चाहते हैं कि चंद्रा जी, आदिवासी साहित्य को हम अस्मितामूलक विमर्श में देखने की परिपाटी कब से शुरू हुई है? इससे पूर्व में भी आदिवासियों के ऊपर कई हिंदी साहित्य में कई लेखक लिख रहे थे, लेकिन ऐसा कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि हम उसे एक अस्मितामूलक विमर्श में खांचे में बांटकर उसे रखने की, उसकी कसौटी पर कसने की हमें ज़रूरत महसूस होने लगी? चंद्रा जी। देखिए, वैसे तो आदिवासी साहित्य के बारे में यदि हम बात करें तो हम रामायण महाभारत काल को ही जी पहले लेंगे। जी। रामायण काल में भी आदिवासियों के बारे में बातचीत है, कोल की रात आदि वही हैं। महाभारत काल में तो जो हमारी लोक कथाएं हैं या मिथ हैं, उनमें हम देखते हैं कि पांडव वनवास के समय वो कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ शादियाँ की। तो उस काल को अगर हम छोड़ दें कि वो कहानियाँ थीं, तो आधुनिक काल में हम आते हैं। और आधुनिक काल में आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले तक तो ऐसा दौर था कि सबका एक ही लक्ष्य था, आज़ादी पाना, अंग्रेजों से आज़ादी पाना, राजनीतिक आज़ादी पाना। लेकिन राजनीतिक आज़ादी पाने के बाद भी हमने देखा बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़नी हैं। दिनकर ने जब लिखा, ढीली करो युद्ध की बेला गई शांति से सो लो, किसने कहा युद्ध की बेला गई शांति से सो लो? अभी तो युद्ध बाकी था, भूख से, गरीबी से और बहुत सारी चीज़ों से। और इसी सिलसिले में विमर्श शब्द उभरा। आप हंस को इसका क्रेडिट दे सकते हैं, राजेंद्र यादव को क्रेडिट दे सकते हैं। उन्होंने दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को हमारे सामने ला खड़ा किया और स्त्री तथा दलित के उत्थान और अस्तित्व की बातें सामने आने लगी। और फिर ये सब चर्चा का विषय हो गया कि दलित के द्वारा लिखा हुआ साहित्य दलित हो या दलित के बारे में लिखा हुआ साहित्य दलित हो या स्त्री के द्वारा लिखा हुआ साहित्य स्त्री साहित्य हो। स्त्री विमर्श की चर्चा किस तरह हम करें? इसके बाद करीब इसी के साथ कुछ दिनों के बाद आदिवासी विमर्श भी हमारे सामने आ गया। जबकि आदिवासी विमर्श की बात होने से बहुत पहले से ही महाश्वेता देवी लोधा और सबर जातियों के बीच काम कर रही थी। और इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगी कि लोधा और सबर जाति की जातियों के साथ अन्य आदिवासी भी उसमें शामिल थे। मेरी हंसदा जी यहाँ विद्यमान हैं और आज के इसमें भाग भी लेंगी, वे अपनी बात कहेंगी। एक समय था जब
रविंद्रनाथ को नोबेल प्राइज़ मिला था, और नोबेल प्राइज़ जब उन्हें मिला था तब उसी समय के एक विद्वान ने ये कहा था कि इस शांति निकेतन से कुछ ही दूर जो बस्तियां बसी हुई हैं जिनमें आदिवासी रहते हैं जी। वे जानते भी नहीं कि यहीं पास में एक नोबेल प्राइज़ विजेता रहता है। आज हर्ष की बात है कि उन्हीं जातियों से, उन्हीं समूहों से उठकर विश्वविद्यालयों में और ऐसे ऐसे स्थानों पर आदिवासी बच्चे आ रहे हैं और लिख रहे हैं, अपने साहित्य और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, इस तरह आपने जो प्रश्न मुझसे किया था विमर्श की बात, तो मैं विमर्शों के पक्ष में नहीं हूँ। आप विमर्शों के पूरी तरह इस व्यवस्था को देखना चाहिए। इसकी एक वजह भी हो सकती है, आप विमर्श के पक्ष में इसीलिए नहीं है क्योंकि आप उस विमर्श से दूर बैठकर आप जिस तरह से गंभीर अध्ययन आपने आदिवासी समाज को लेकर किया है, बिल्कुल, और आपको लगा है कि वो बहुत ही मौलिक अध्ययन रहा, और विमर्श में हम मौलिकता से कभी कभी दूर भटकाव की भी केंद्र और परिधि के बीच हम कहाँ हैं, ये समझ में नहीं आता है जी। ये दूसरा प्रश्न है, मैरी हंसदा से यही से शुरू में करना चाहूँगा कि प्रोफेसर चंद्रा जी विमर्श के खांचे में आदिवासी साहित्य को नहीं रखना चाहती हैं। आप आदिवासी समाज से हैं, आप अध्येता भी रही है, लिख भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं, तो आप अपने समाज के साहित्य को विमर्श के दायरे में रखना चाहती हैं या उससे अलग रखना चाहती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न वरुण जी। असल में आदिवासी समाज भी आदिवासी साहित्य को विमर्श के दायरे में समेटना नहीं चाहता है, क्योंकि आदिवासी साहित्य सिर्फ आदिवासियों का साहित्य नहीं है, यह प्रकृति से जुड़ा हुआ साहित्य है, यह मानवता से जुड़ा हुआ साहित्य है, यह संपूर्ण मानवता, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा को जोर देता है। तो जहाँ विमर्श अपनी पहचान की बात करता है तो ये साहित्य सिर्फ अपनी पहचान की बात नहीं करता है। जिस तरह से हम अभी प्रकृति की समस्या से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ आदिवासी नहीं जूझ रहा है, पूरी सृष्टि ही जूझ रही है। तो जब हम विमर्श के दायरे में इस साहित्य को समेटेंगे तो हमारी बात एकदम से छोटी हो जाएगी, और हमें बल्कि आदिवासी साहित्य की जो परिधि है वो भी बहुत बड़ी है, और उसमें हम यह बंटवारा नहीं कर सकते कि आदिवासी साहित्य के द्वारा ही, आदिवासियों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य को ही आदिवासी साहित्य कहेंगे या गैर आदिवासी, विभाजन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बल्कि जिसमें अभी जो हिंदी साहित्य है उसमें तो विभाजन है ना पूरी तरह से, आदिवासी साहित्य, दलित साहित्य, और खासकर तो बहुत ऐसे लेखक हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर नाम भी लेना उचित यहाँ नहीं लगता, लेकिन मैं जानता हूँ वो कहते हैं कि नहीं, आदिवासियों के द्वारा, हमारे द्वारा लिखा हुआ जो साहित्य है उसको ही हम आदिवासी साहित्य मानने, क्योंकि आप हमारी संवेदनशीलता से, आप हमारी रहन सहन से, जीवन शैली से, हमारी संस्कृति से उतना नहीं जुड़ पाते जितना मैं खुद से जुड़ा महसूस करता हूँ। अपनी संस्कृति को नए रूप में रेखांकित करने का एक उपक्रम हम साहित्य के माध्यम से रच रहे हैं। इसकी एक दो तीन बातें मैं करना चाहूँगा कि आदिवासियों के यहाँ जो नाम है, नाम की परंपरा, हम यदि आदिवासी समाज से दूर हटकर हम आदिवासियों के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं और नई तरह की सृजन करना चाहते हैं, तो उनके नाम की जो मीनिंग है, उसकी जो पूरी प्रकृति है, उसका जो क्रोनोलॉजी है, वह हम नहीं समझ सकते हैं। हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं, जिस प्रकृति समस्या की बात की, लेकिन उससे बड़ी एक समस्या है विस्थापन की समस्या, आदिवासी सांस्कृतिक समस्या, एक तो कल्चरल जो समस्या है, विस्थापन की भी समस्या है, विस्थापन की भी समस्या। हाँ बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं वरुण जी कि देखिए आप, क्योंकि आदिवासी समाज गैर आदिवासी समाज से कटा हुआ रहता है या रहा है, तो ये तो बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि एक समाज जो सदियों से मुख्य धारा से कटा हुआ हो तो बहुत सारी बातें मुख्य धारा के लोग नहीं जान पाते हैं, या ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन
कुछ मुद्दों में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो असल में आप जो बात कर रहे हैं कि ये विभाजन है, एक मुझे ऐसा लगता है कि ये विभाजन असल में आदिवासी विमर्श से पहले जो स्त्री विमर्श आया, दलित विमर्श आया, उन्होंने सहानुभूति की बात नहीं की, उन्होंने स्वानुभूति की बात की। लेकिन आदिवासी विमर्श को मैं इस दायरे से थोड़ा सा बाहर समझती हूँ और गैर आदिवासियों द्वारा लिखा हुआ साहित्य को भी मुझे लगता है कि आदिवासी साहित्य के दायरे में ही रखना चाहिए। जैसे महाश्वेता मैडम ने भी नाम लिया, महाश्वेता देवी हो या फिर रमणिका गुप्ता हो या अश्विनी कुमार पंकज हो जिन्होंने, या विनोद कुमार हो जिन्होंने बड़ा अच्छा उपन्यास दिया है, साहित्य दिया है, तो उनको भी, या फिर रणेंद्र हो, उनको हम आदिवासी साहित्यकार गिन सकते हैं। आदिवासी समाज से वो इतर हैं, लेकिन आदिवासी समस्याओं से रूबरू हुए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आदिवासी संस्कृति को वे बहुत अच्छी तरह से शायद नहीं समझ पाए होंगे, तो हमारी समस्याओं को समझते हैं। जैसा कि मैरी कह रही है कि आदिवासी समस्याओं को समझकर भी आदिवासी साहित्य लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। इससे एक प्रश्न है कि आदिवासियों में भी, जो भी भारत एक विविधता भरा देश है, कई तरह की संस्कृतियाँ यहाँ पुष्पित और पल्लवित हो रही है, कई तरह की आदिवासी संस्कृति भी यहाँ एक साथ चल रही है। आप पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में लगभग आदिवासी समाज के बीच आप रही हैं, वहाँ काम किए हैं, उनके लिए काम किए, हिंदी भाषा के लिए आपने काम किया है। तो क्या पूर्वोत्तर का जो आदिवासी समाज है, पूर्वोत्तर का आदिवासी संस्कृति है, वह अन्य भारतीय जो आदिवासी समाज है उससे किस रूप में अलग है, और वहाँ जो साहित्य का सृजन हो रहा है, वह साहित्य सृजन में हम उसको किस रूप में अन्य भारतीय साहित्य, आदिवासी साहित्य के सृजन से हम उसको देखते हैं? देखिए वरुण जी, मुझे पूर्वोत्तर की आदिवासी संस्कृति है या खान पान है, रहन सहन है, उससे तो बहुत अच्छी तरह मिलने जुलने का मौका हुआ, उनके बीच रहने का मुझे समय मिला, काम करने का समय मिला। उड़ीसा की आदिवासी जातियों के बीच भी मैं रही, काफ़ी दिन उनके साथ काम किया, कालाहांडी और कोरापुट में। मैं उड़ीसा से ही बात शुरू करती हूँ। वहाँ मुझे आदिवासियों की एक बस्ती मिली जिसमें मैं करीब 10 दिन थी, और उनसे पूछने पर, नाम की बात थी ना अभी, हाँ, नाम की तो बात थी। उनसे मैंने उनका सरनेम पूछा, नाम बताया उन्होंने तरह तरह का, और वे नाम अन्य स्थान के जो आदिवासी थे उनसे बिल्कुल अलग थे। इसका मतलब उस पर उड़ीसा का प्रभाव था। मतलब जहाँ के आदिवासी हैं वहाँ की मुख्य धारा से भी वे प्रभावित होते हैं। और बहुत ही आश्चर्यजनक है कि आजकल उनका विलयन हो रहा है। उनमें मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति थी, उनमें ग्राम देवता के पूजन की प्रवृत्ति थी, उनमें प्रकृति को बचाने की परंपरा थी, लेकिन वो उससे दूर होते जा रहे हैं। उड़ीसा की जिस जनजाति के बारे में, जिस आदिवासी संस्कृति के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उनसे मैंने पूछा, नाम पूछा, फिर पूछा आप अपने नाम के साथ क्या जोड़ते हैं, तो उन लोगों ने कहा सुखवासी जी। और मैंने कहा आप लोग खाते क्या हैं, तो उन लोगों ने बताया बरगद की जटाओं को काट के सुखाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जी। उसके साथ में मूंग की दाल केवल उपजती है वहाँ, मूंग की दाल पका के खिचड़ी बनाते हैं और खाते हैं। वस्त्र के नाम पर जो भी मिल जाए पहन लेते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ हमारे राजा थे, राजा की हम प्रजा हुआ करते थे, और हमारे पूर्वज गए उनसे कहने के हमारे पास कुछ नहीं है। तो राजा ने कहा कि राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास घोड़े हैं? नहीं हैं। हाथी हैं? नहीं है। खेत हैं? नहीं है। खलिहान है? नहीं है। बाग है? नहीं है। बगीचे हैं? नहीं है। क्या है? जंगल है। तो राजा ने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। तो तुम लोगों के पास कुछ नहीं है इसलिए तुम लोग सुखी हो, तो तुमरा सुखवासी। तब से हम लोग सुखवासी हो गए। अब वो सुखवासी नाम लेकर बेचारे दुख में रह रहे हैं जी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जंगल उनसे नहीं छीने जी। वो जंगल की रक्षा कर रहे हैं। आज विश्व स्तर पर प्रकृति परिवेश की रक्षा की चर्चा चल रही है,
ऐसे में मुझे पाब्लो नेरुदा की एक पंक्ति याद आती। उन्होंने लिखा है, जिन्होंने अपने खून में उंगलियां नहीं डुबाई वे क्या लिखेंगे, लेकिन जिसने दूसरे के खून को बहते देखा है और उस पर मलहम लगाया है वे भी उनकी बात लिख सकते हैं। तो आदिवासी साहित्य केवल वही साहित्य नहीं है जो आदिवासियों के द्वारा लिखा जा रहा है, उनके बहते हुए खून पर मरहम लगाने वाले जो लोग लिख रहे हैं जी। उनके साहित्य को भी मैं आदिवासी साहित्य मेरा मानना चाहूँगी। जो मेरा प्रश्न है कि पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर की बात में आदिवासी साहित्य और समाज और बाकी भारतीय आदिवासी साहित्य और समाज के बीच क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, और वह साहित्य किस रूप में आकार ले रही है? खासकर हिंदी, हम आज यहाँ हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। देखिए, जब तक मैंने पूर्वोत्तर के साहित्य को अच्छी तरह पढ़ा नहीं था, मुझे ऐसा लगता था जैसे इस साहित्य में केवल जंगल की बात होगी, इस साहित्य में केवल जानवरों की बात होगी, इस साहित्य में केवल गाय और गोबर की बात होगी, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन उस साहित्य को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, कविता पढ़ने के बाद, 100 कविताएं करीब मिलन जमातिया जो के साथ मिलकर मैंने अनुवाद की जी। उन कविताओं में मुझे कुछ ऐसा मिला जो तुलसी में भी मिला, उन कविताओं में मुझे कुछ ऐसा मिला जो रविंद्रनाथ में मिला। तो क्या ये कवि पढ़ने गए थे उस साहित्य को? और अगर नहीं पढ़ा तो उनके अंतर्मन से जो ये बातें निकली हैं, निस्संदेह कहा जाएगा कवि तो कवि होता है, चाहे वो आदिवासी कवि हो या वाल्मीकि हो। नहीं, आप देखेंगे तो तेमसुला आओ की कविताओं में भी वो इंग्लिश में लिखती थी। बिल्कुल, उनका ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है। वो इंग्लिश में लिखती थी, और उनकी भी कविताओं में और जो पूरे वो नागालैंड की रहने वाली थी, और पूरे, लेकिन वो केंद्र में पूरे पूर्वोत्तर को लेकर लिख रही थी। केंद्र में पूरे पूर्वोत्तर को लेकर लिखा उन्होंने, और स्त्री की पीड़ा उसमें भी है, स्त्री की पीड़ा, जबकि वो मतलब मातृ सत्तात्मक सोसाइटी है जी। फिर भी वहाँ स्त्री की पीड़ा है। नहीं, यह जहाँ तक नागालैंड की बात है तो वो रहती थी मेघालय में, रहने वाली थी नागालैंड में, बाद में नागालैंड वहाँ मिजोरम चले गए। वहाँ नागालैंड का जो समाज है उसमें लगभग 17 मुख्य जनजातियां हैं और 13 अन्य जनजातियां हैं, गौण जनजातियां हैं। तो उसमें प्रतिशतात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों तरह के समाज हैं, और मेघालय में मातृसत्तात्मक समाज है। तो वो डिफरेंसेज हैं उनकी भी कविताओं में, लेकिन हम सब कुछ उनके जीवन में उबड़ खाबड़ है, उनकी प्रकृति उबड़ खाबड़ है, लेकिन उनके भीतर एक संवेदनशीलता है, जलवायु है, उबड़ खाबड़ है, सब सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, लेकिन उस सब के बाद जो मानव सुलभ स्थितियां हैं, मानव सुलभ वृत्तियां जो हैं, वो उन कवियों में भी हमें दिखाई पड़ती हैं। जी। तो इन कवियों ने तो एक दूसरे को देखा नहीं, एक दूसरे की रचना को पढ़ा नहीं, मुख्य धारा से इनका कोई सरोकार नहीं, इसके बावजूद कवि कवि है जी। एक और कवि की मैं चर्चा करना चाहूंगी, वो हमारे हिंदी साहित्य के जो आदि कवि माने जाते हैं, वाल्मीकि तो हिंदी साहित्य के नहीं, संस्कृत के हैं। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान की कविता शुरू ही होती है कि मानसरोवर में यदि कमल खिलता है तो क्या किसी छप्पर पर तुरई का फूल न खिले, यदि इंद्र के दरबार में विविध वाद्य बजते हैं तो क्या गांव वासी के कंधे पर रखे हुए तानपूरे से कोई स्वर न निकले। तो इस तरह की बात जो है वो आदिवासी साहित्य में भी मुझे मिलता है कि गुलाब जैसा खिला है वह लौकी का फूल जो किसी झोपड़ी पर दिखाई पड़ रहा है। तो कई बार ऐसा लगता है जैसे कवि के अंतर्मन में जो भावनाएं हैं, वो चाहे आदिवासी हो चाहे मुख्य भाषा भाषी हो, लेकिन वो सोचता है, उसे मौका मिलेगा तो वैसा ही साहित्य रचना करेगा। मेरी जी, मैं यहीं से दूसरा प्रश्न की बात कर रहा हूँ कि अभी जो आदिवासी विमर्श की जब हम बात करते हैं तो वहाँ आदिवासी साहित्य में एक अलग तरह की प्रतिरोधी चेतना देखने को मिलती है, और वह प्रतिरोधी चेतना
एक नए फॉर्मेट में एक नए समाज गढ़ने की ओर है। वह केवल अपने अधिकारों की बात नहीं करते हैं, उसके साथ साथ वो एक तरह के एक अलग मतलब आंदोलन की भी बात कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? असल में जो आदिवासी समाज है वो कई सारी समस्याओं से होकर गुजर रहा है जी। और सबसे बड़ी समस्या जो उनके पास है फिलहाल, एक तो रहने की समस्या जी, शिक्षा की समस्या जी, या अपने गांव समाज सुदूर पहाड़ से बाहर निकलकर जो शिक्षा व्यवस्था की सामग्री से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ उन्हें अपने समाज का कुछ भी नहीं मिलता है जी। ना उनको अपना इतिहास मिलता है, ना उनको अपने समाज का कोई परिचय मिलता है। तो ये बहुत बड़ा समाज का समुदाय है जो अब शिक्षित हो चुका है और अपनी पहचान तलाश रहा है, शिक्षा में भी, राजनीति में भी और पूरे भारत में। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे आदिवासी समाज, जैसे हम सारे जानते हैं कि वन संपदा, उनके पास वन संपदा भारी मात्रा में है और वे विभिन्न तरीक़ों से वन संपत्ति का प्रयोग करते हैं, औषधि के रूप में, भोजन के रूप में। बस मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे महुआ, हम सारे जानते हैं महुआ, आदिवासियों के बीच में महुआ का विभिन्न तरीके से प्रयोग किया जाता था। जब ताज़ा महुआ का फूल गिरता था तो उसे सिझा के खाया जाता था, उसका रस निकाल के उसे श्रृंगार किया जाता था, या फिर जब उसे सिझाया जाता था तो वो भी एक तरह का पेय बनता था या फिर खाद्य पदार्थ बनता था। सुखाया जाता था तब भी खाया जाता था, उससे लड्डू बनता था। फलों से हाँ, लड्डू निकाला तेल, हाँ वो फल से तेल निकाला जाता था। तो ये उनके भोजन की कमी को भी पूरा करता था। लेकिन अब क्या है, शराब बनाने के काम में आने लगा है। और भोजन, जिस तरह से हम जान रहे हैं कि आदिवासियों के बीच में या भारत के गांव में शिक्षा जाए ना जाए, प्रचार या विज्ञापन जरूर गया है। तो विज्ञापन के माध्यम से उनके यहाँ भी पहुँचा है कि बिस्किट है और ये है वो है। तो इस वजह से ये एक समस्या है, भोजन की समस्या। तो उनकी अपनी ही पहचान खत्म हो रही है। प्रोफेसर चंद्रा जी, आप एक आदिवासी साहित्य की अध्येता के तौर पे बिल्कुल उनके पूरे साहित्य के क्राफ्ट को किस रूप अभी में एक कवित्री करकट्टा शायद नाम है, जेसिटा करकट्टा, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। उनकी 4 लाइन की एक कविता मैंने सुनी कहीं कि वे हमें सभ्य बनाने में लगे हुए हैं, हम उन्हें इंसान बनाना चाहते हैं। वाह, बहुत अच्छी कविता है। तो वे हम सभ्य बना रहे हैं उन्हें, लेकिन वे सभ्य तो हो चुके हैं, हम में इंसानियत की कमी है। अब मिर्ज़ा गालिब जब लिखते हैं, गोया कि आसान है हर काम का आसान होना, जी। आदमी को ही मैसर नहीं इंसान होना। आज आदिवासी साहित्य में वही स्वर आ रहा है कि आप तो इंसान ही नहीं हैं, आप हमें मनुष्य क्या बनाएंगे। सही बात। और बिरसा मुंडा तो बहुत बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, उस परंपरा में आज आंदोलन की जरूरत है। भाषा की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, और उन्हें और अधिक समृद्ध बनाने की ज़रूरत है। इंडिजिनस मेडिसिन को फिर से प्रयोग में लाने की ज़रूरत है। जब आदिवासी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी वन संपदा है, तो सरकारी तौर पर उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए कि उनके इस खान को, उनकी इस संपदा को राष्ट्रीय संपदा के रूप में बचाया जाए। विमर्श की बात करें अवश्य, लेकिन उनको समाज का एक अंग मानकर विमर्श मुख्य धारा में उन्हें लाने की कोशिश करें, न कि उनके अलग थलग उनकी एक पहचान बनाकर उन्हें छोड़ दें कि ये आदिवासी हैं और वे निरंतर आदिवासी रहेंगे। उनकी उन्नति की हम चेष्टा करते रहेंगे, सच्चे अर्थों में हाथ बढ़ाएं और आदिवासियों को मुख्य धारा में लाएं। मैरी जी, चलते चलते हमारे पास समय की किल्लत है, तो एक प्रश्न जो कि बहुत संक्षिप्त आप जवाब दीजिएगा कि आदिवासी साहित्य और समाज के लिए वर्तमान में चुनौतियां कौन कौन सी हैं? चुनौती एक तो उनके अपने समाज से भी उभर कर आ रही हैं चुनौतियां,
जहाँ वे मुख्य धारा से मिल रहा है वो समाज, तो मुख्य धारा की विशेषताओं को भी अपना रहा है जी। और विशेषताओं की जगह आप विकृतियां कहें तो ज्यादा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रही हैं। मुख्यधारा की विकृतियों को अपना रहा है। और असल में मुख्यधारा की जो मुख्यधारा से भी वो पूर्णतः परिचित नहीं है, तो उसे ये भी पता नहीं है कि हाँ मुख्यधारा की ये विकृति है या ये विशेषता है, तो वे अपना रहे हैं। अपनाने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि इसे हमें अपनाना चाहिए था या नहीं अपनाना चाहिए था। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से मुख्यधारा से मिले, मुख्यधारा को अपनाए। दूसरी बात यह है कि भाषा का भी संकट है कि वह जब स्कूल आता है तो शिक्षा के समय किस भाषा में पढ़ रहा है, वो एक भाषा से उभर कर आ रहा है और दूसरी भाषा को अपनाता है। फिर जब हायर एजुकेशन में जाता है तो उस समय और एक चुनौती है कि वो तीसरी भाषा को सीखे। तो इस तरह से ये और एक चुनौती है। जब वो लिखने पढ़ने बैठता है तो उस समय सामग्री की समस्या है, उसके संकलन की समस्या है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं उनके सामने। तो मूलतः यह कहा जा सकता है कि आदिवासी समाज और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हम सबको, मुख्य धारा के लोगों को आगे आना चाहिए। और उनके सामने आज के समय में कई तरह की चुनौतियां हैं, कई तरह के संकट का सामना आदिवासी समाज और अपनी संस्कृति और अपने साहित्य को बचाने के लिए कर रहे हैं। उसमें सबसे मूल है भाषा का संकट, और उसको संरक्षित कर हम पूरे आदिवासी समाज और उसकी संस्कृति को जीवंत बना सकते हैं। और हमारे पास समय का अभाव है और इस विषय पे बातचीत करने के लिए भी कई सत्रों की ज़रूरत है, जिसमें गंभीर बातें कुछ निकल कर आई है कि इस आदिवासी साहित्य को हम विमर्श के दायरे में न बांटें, बल्कि उनको सहजता के साथ उनके पूरे एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में उस साहित्य पर गंभीर बातें हम लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, चंद्रा और डॉक्टर हंसदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद।